अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो आप सब ठीक हो, हेल्दी वेल्दी हो। जैसे कि आप ये आज हमारा टॉपिक देख रहे हो, हम स्कोप मैनेजमेंट का चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ हमने। कल हमने जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग और स्कोप को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हाँ हमने सैटरडे को उसके ऊपर उसको देखा। अब जो स्कोप मैनेजमेंट की जो थर्ड प्रोसेस का काम है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी क्रिएट अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्कोप मैनेजमेंट एंड व्हाई द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी टू डिफाइन स्कोप। स्कोप को डिफाइन करना बहुत क्यों ज़रूरी है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और ये इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, या इसके साथ वो ये भी ऐड कर सकते हैं कि डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस टू क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। कि पहले ये भी बताएं कि ज़रूरी क्यों है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना, और साथ साथ ये बताएं कि हम कौन सी टेक्निक्स और कौन सी टाइप्स ऑफ अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हमने क्वेश्चन का आउटलाइन बनाया है। अगर ये सब आता है तो आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन अगर सिर्फ ये आए कि व्हाट इज स्कोप मैनेजमेंट एंड व्हाई द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द स्कोप, तो तब आप यहाँ पे टास्क तक डिस्कस करने के बाद एक एग्जांपल मैंने आगे बनाई है वो लिखोगे, और उसके बाद लास्ट पे ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी और उसके रूल्स एंड गाइड्स लिख सकते हो। बीच में फिर अप्रोचेस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हम अपना क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं, इस बार आपने इसको देख के घबराना नहीं है, बिकॉज मैंने आपके लिए थोड़ा सा ना नीट ज़रा ब्रॉड करके लिखा है, लैदर करके लिखा है, ताकि आपके जो हैं वो एग्जांपल क्लियरली डिफाइंड हो। ठीक है, सो हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि आउटलाइन ये है कि पहले आप डिफ़ाइन करोगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी इन द स्कोप मैनेजमेंट। फिर डिकम्पोजिशन क्या होता है, वर्क पैकेज क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है स्कोप मैनेजमेंट में, अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ होंगी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये सारी अप्रोचेस के नाम हैं। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डिक्शनरी और बेसलाइन कैसे डिफाइंड होती है, और हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन से रूल्स और एडवाइसेस को फॉलो करना है। सो लेट वी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट कंटेंट यहाँ आता है, जिसमें हमारी डेफिनेशन आ जाएगी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अगर सिंपल वर्ड में आपने एक्सप्लेन करना है तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था कि हम अपने टास्क को मैनेज करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और अगर आपके प्रोजेक्ट में काम कंप्लीट करने के लिए 10 एक्टिविटीज़ हैं और आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर एक्टिविटी का जो आउटपुट होगा वो मेरा एक डिलीवरेबल होगा, तो इसलिए उस डिलीवरेबल को हम सब पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आप अपने काम को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, अपने काम को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, अपने डिलीवरेबल्स को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यानी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इज़ अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड। डिलीवरेबल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि आप अपने हर एक्टिविटी को एक डिलीवरेबल कंसीडर कर रहे हो और उस डिलीवरेबल के आगे से ग्रुपिंग कर रहे हो टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ताकि अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को क्लियरली डिफाइन कर सको। इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यानी ऐसी डिलीवरेबल ओरिएंटेड टेक्निक जिसमें आप अपने हर डिलीवरेबल को सब पीसेस में डिवाइड कर रहे हो ताकि अपने प्रोजेक्ट को के स्कोप को क्लियरली डिफाइन कर सको, जिसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। क्लियर होगा पॉइंट। फिर था हमारे पास कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए ताकि हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को क्लियरली डिफ़ाइन कर सकें। और इसके साथ साथ जब हमारे स्कोप क्लियर होगा तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट की जो की एक्टिविटीज़ हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर हम अपने सारे डिलीवरेबल्स का हमें पता है, हमें सब एक्टिविटीज़ का पता है कि इतने एक्टिविटीज़ के बाद हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हर एक्टिविटी और उसके सब पार्ट्स की मदद से हम ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका एक टास्क है, आपने एक्टिविटी ए है और आपने एक्टिविटी ए को सब पार्ट्स में आगे से डिवाइड किया है, A1, A2 और A3 में, तो ये आपका तो एक एक्टिविटी एक डिलीवरेबल हो गया। इस डिलीवरेबल को आपने ग्रुप ऑफ वर्क में डिवाइड किया, ये आपके पास काम है, ये आपका क्या बन गया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ कि इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हर एक्टिविटी के जितने भी टास्क हैं उन टास्क से की मदद से आपको पता चल पाएगा कि मैंने रिसोर्स कैसे मैनेज करनी है, कौन सी एक्टिविटी को कौन सी रिसोर्स देनी है, कब देनी है,
कैसे मैनेज करना है, अगर A2 को उस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो A1 के पास है तो वो मैंने उसको कब देनी है और A1 से वापस कब लेनी है, ये सब चीज़ें इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की वजह से ईजिली मैनेज हो सकती हैं। यानी इधर से पहले तो आपकी एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड होगी, उनके ग्रुप ऑफ वर्क भी डिफाइंड होंगे, जितना टास्क आपने बनाया है उससे आपने रिसोर्स भी अच्छे से मैनेज कर लिया। फिर आपने ये भी देख लिया कि इसमें मैक्सिमम कॉस्ट कितनी लगेगी, इसमें हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो कि जिसके अंदर 3 ग्रुप वर्क हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्क का साइज़ क्या है, 3 एक्टिविटीज़ हैं उसकी। तो उसके बाद उसकी स्केजुलिंग आप आराम से कर पाओगे कि A1 को कितने दिन में कंप्लीट करना है, A2 को कितने दिन में और A3 को कितने दिन में कंप्लीट करना है। A2 ने क्या 0 डे से स्टार्ट होना है या A1 के बाद स्टार्ट होना है, A3 ने दोनों का वेट करना है कि सिर्फ फर्स्ट डे से शुरू कर देना है। उसके बाद फिर हम इजीली इधर से रिस्क भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाइज जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये की एक्टिविटीज़ और अपने स्कोप को क्लियरली मैनेज कर सकें। इसलिए कहता है कि साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर इन सबको मैनेज करने के साथ साथ ये भी सोच रहा होता है कि क्या हम हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में कोई अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं है जो हमारे स्कोप को के अंदर जो है वो ठीक तरीके से मैनेज ना कर पाए, उसकी वजह से कोई रिसोर्स अच्छे से प्लान ना हो पाए, रिस्क आ सकता है उन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके टेस्ट का स्कोप वही होता है जो आपका क्वेश्चन होता है, उसके मुताबिक रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ उसके अंदर डालो। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके रिस्क क्या हो सकता है जो पेपर चेक कर रहा है उसको वो कॉन्टेंट पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट इज इररेलेवेंट, तो नेगेटिव मार्किंग हुई ना, दिस इज़ अ रिस्क। तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहा होता है, उसको इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, तो उसके माइंड में यही होता है कि जब हम ये सब चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ चीज़ ऐड ना करें जो हमारे स्कोप को इररेलेवेंट शो करे या स्कोप को जो है वो नेगेटिव पॉइंट एक्सपेक्ट क्रिएट करे। फिर वो ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंस उसकी इतनी ज़्यादा है तो साथ ये बताओ कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि प्रोजेक्ट को मोर रीडेबल बनाया जा सके, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया जा सके। प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स यानी आपके डिलीवरेबल्स जो आपने कौन से किस टास्क को कंप्लीट करने के बाद अपने रिव्यू करवाना है स्टेक होल्डर को, वो माइलस्टोन्स और चेक पॉइंट आप सेट कर सको कि किन किन एक्टिविटीज़ के बाद मुझे अपने कस्टमर के साथ मीटिंग करनी है, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी है और अपने डिलीवरेबल्स देने हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, यानी अगर आप स्टेक होल्डर्स को के पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी या डॉक्यूमेंटेशन बनी होगी तो स्टेक होल्डर सेटिस्फाई भी रहेगा और उसे समझ आएगा कि मेरा प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, हम इजीली डिसीजन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने रिसोर्सेज की बात की कि हाउ कैन यू मैनेज द रिसोर्स, कैसे आपको पता चलेगा कि रिसोर्स कैसे प्लान करनी है। तो फिर साथ साथ ये चीज़ देखना कि दे आर नो इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंक्लूडेड इन्वॉल्व इन द स्कोप। ठीक है, कोई अननेसेसरी चीज़ें नहीं है। सो हमारे पास ये चीज़ था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐसी अप्रोच है जिसमें हम अपने ही डिलीवरेबल्स को, अपनी ही एक्टिविटीज़ को सब पीसेस में डिवाइड करते हैं ताकि अपने काम को मैनेज कर सकें और एज वेल एज अपने स्कोप को क्लियरली डिफाइन कर सकें। इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वो इसलिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज वी कैन ईजिली क्लियर द टोटल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज यू कैन ईजिली मैनेज द की एक्टिविटीज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की मदद से। लाइक यू कैन ईजिली रिसोर्स प्लान, यू कैन ईजिली क्लियरली डिफाइन एक्टिविटीज़, कॉस्ट कैन बी ईजिली मैनेज, scheduling can be easily set. If there are any changes, you can easily manage the changes according to the given activities and easily detect the risk management. As well as the project manager also focused on that there are no irrelevant, there are no unnecessary activities being a part of the project. Why we use this? ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स कैन मेक अ प्रोजेक्ट मोर रीडेबल, ईजिली हो, हर काम को सिंप्लीफाई किया जा सके। काम को डिवाइड करने का पर्पज़ ही होता है हम इसको इजीली और काम कर शॉर्ट चंक्स की फॉर्म में इसको इजीली और सिंप्लीफाई कर सकें। प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स क्लियरली पता चल जाएं कि किस एक्टिविटी के बाद हमारा क्या आउटपुट होगा और कैसे हमने स्टेक होल्डर्स को उसको दिखाना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि दे आर नो इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़ इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर।
ये क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन का काम क्या है, सब डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, प्रोजेक्ट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं यानी जितने डिलीवरेबल्स हैं उनको स्मॉल पीसेज में डिवाइड करना इज़ अ डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ डीकम्पोजिशन, एक ऐसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की टेक्निक जिसमें हम अपने ही डिलीवरेबल्स को और अपने ही गिवन एक्टिविटीज़ को सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। अब जैसे मुझे याद है क्लास में एक बच्ची आर्ट गैलरी, हाँ रिमशा का आर्ट गैलरी का था, वो आर्ट गैलरी के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। तो मैं उसको कह रही हूँ कि रिमशा आप ना अपना आर्ट गैलरी का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर स्कोप डिफाइन करके मुझे बताओ थ्रू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कि आप क्या प्रोजेक्ट है आपका। तो रिमशा क्या करेगी कि लेवल्स, क्योंकि वर्क ब्रेक डीकम्पोजिशन है ना, तो डीकम्पोजिशन का मतलब है पार्ट्स, एक एक्टिविटी है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी वो बनेगा कैसे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले लेवल 1 होता है। लेवल 1 में हम मेन प्रोजेक्ट लिखते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, आर्ट गैलरी। फिर होता है लेवल 2 यानी उसके आगे से सब हेडिंग। लेवल 3 अगर इन हेडिंग्स में से उसकी आगे से सब हेडिंग है तो सो ऑन हम लेवल n तक जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पलरी तौर पर आपका एक बनाया आर्ट गैलरी, लेवल 1 आर्ट गैलरी। सपोज रिमशा एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रही है, एक वेब बेस्ड काम कर रही है। तो वेब बेस्ड काम करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने रिमशा ने बनाया है एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसमें लेवल 1 था उसके प्रोजेक्ट का नाम, लेवल 2 पे उसने दिया होम पेज, प्रोडक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। फिर होम के बाद मैंने उसको उसने और पार्ट्स में डिवाइड किया कि होम के अंदर मैं हर पेज में एक टेक्स्ट डालूंगी, पिक्चर्स डालूंगी और हाइपर लिंक्स लगाऊंगी ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकूं। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी उसने डिवाइड किया कि मेरे प्रोडक्ट में कौन कौन सी पेंसिल स्केचेस भी होंगे, ऑयल पेंटिंग भी होगी, वाटर पेंट्स भी होंगे, पोर्ट्रेट्स भी होंगे। कॉन्टैक्ट को भी उसने ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड किया कि कॉन्टैक्ट के पेज में भी टेक्स्ट होगा, ग्राफिक होगा, हाइपरलिंक्स होगा, एज वेल एज उसने अबाउट अस में किया। तो जब उसने होम, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस जो कि सेकेंड लेवल था उसको आगे से सब पार्ट में डिवाइड किया तो वो कौन सा लेवल बन गया, लेवल 3। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि लेवल 3 सारा बन गया। अब उसने पेंसिल स्केच को भी आगे से डिवाइड किया कि पेंसिल स्केच का पेज जब भी ओपन करूँगी वहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ग्राफिक्स होंगे और हाइपरलिंक्स होंगे। ये बन गया उसका लेवल 4। जो लोएस्ट लेवल, अगर उसने उसके बाद उसने कोई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आगे से कोई पार्ट्स नहीं डिवाइड किए, तो जो लास्ट लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट लेवल, उस लेवल को हम बोलते हैं वर्क पैकेज। ठीक है, वर्क पैकेज क्या है, द लास्ट एक्टिविटीज़, द लोएस्ट टास्क इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ अ वर्क पैकेज। यहाँ मैंने वर्क पैकेज की डेफिनेशन लिखी है कि वर्क पैकेज ऐसा टास्क है जो लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं वर्क पैकेज। अब क्या होता है कि हम इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। वो टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। अब आप ये देखो, लेवल 1 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इट इज़ अ टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम लेवल 2 से शुरू कर रहे हैं। पहला क्या था, होम पेज। होम पेज आगे से किस में कन्वर्ट हुआ, हमारे पास टेक्स्ट, ग्राफिक और प्रोग्राम, यानी लेवल 3। तो होम पेज हो गया लेवल 2, ये आगे से कौन सा शुरू हो गया, लेवल 3। तो ये एक्टिविटी थी और उस एक्टिविटी का जो लोएस्ट टास्क क्या था, ये, तो ये उसका क्या बन गया, वर्क पैकेज। ठीक है, होम पेज का तो लोएस्ट यही है ना, तो होम पेज का वर्क पैकेज क्या है, ये। फिर आ गया प्रोडक्ट भी सेकंड लेवल पे था, उसका थर्ड लेवल क्या था, पेंसिल स्केचेस, ऑयल पेंट, वाटर पेंट और पोर्ट्रेट। फिर मैंने यहाँ बनाया थर्ड प्रोडक्ट, फिर बनाया पेंसिल स्केचेस। लेकिन पेंसिल स्केचेस का भी आगे से फोर्थ लेवल है, टेक्स्ट, ग्राफिक और हाइपरलिंक्स। तो इसलिए मैंने उसके आगे से ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डाला टेक्स्ट, ग्राफिक और तो ये पेंसिल स्केचेस प्रोडक्ट का सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, ये, क्योंकि उसके बाद पेंसिल स्केच था, पेंसिल स्केच के बाद क्या बनना है, लोएस्ट। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका वर्क पैकेज। अब क्योंकि ऑयल पेंटिंग का आगे से कुछ नहीं था, वाटर पेंटिंग का भी नहीं था, पोर्ट्रेट का नहीं था, तो जस्ट मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि इसके आगे से लोएस्ट लेवल कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैंने कॉन्टैक्ट अस का बनाया, कॉन्टैक्ट अस क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो वो थर्ड लेवल पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इसका वर्क पैकेज है, यहाँ मैंने लिखा। ठीक है, फिर अबाउट अस का। इस तरीके से आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, यानी आपका सेकंड लेवल अगर होम पेज आगे से थर्ड लेवल पे गया है तो उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, साथ ही, और अगर टेक्स्ट को भी आगे से फर्दर डिवाइड किया यानी फोर्थ लेवल पे गए हो तो टेक्स्ट के आगे से आएगा 1.1.1, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो आज आप ये देखो, अपनी अपनी प्रोजेक्ट का सब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैंने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको बना के दिया एग्जांपल के तौर पे, और आप सब बना के मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ कि आपने अपने प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाया। जैसे मैंने अभी रिमशा का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, तो आज आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि मैंने अगर अपने प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को सोचते हुए अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ कि मेरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा। लेवल्स आप पे डिपेंड करते हैं, आप किस तरीके से लेवल बना रहे हो। पहले उसको ग्राफिकली बनाओ और फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बनाओ, ठीक है। तो आज हम इसको अप्रोचेस कल पढ़ेंगे, अप्रोचेस कल डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कल डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन क्या है, और इस डीकम्पोजिशन को एग्जाम्पल के तौर पे कैसे एक्सप्लेन करना है। और एक एग्जाम्पल आपको ज़रूर ऐसे आनी चाहिए ताकि अपने क्वेश्चन के अंदर भी आप एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लो और उसको टेबल, ठीक है। तो ये आप एक असाइनमेंट समझो कि आपकी असाइनमेंट ये है, क्रिएट अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड कन्वर्ट इनटू ए टेबुलर फॉर्म ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये आप एक असाइनमेंट समझ के इसको सॉल्व करो, इसको बना के तो मुझे सेंड करना, अपनी असाइनमेंट बतानी है कि ये किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट टाइटल, आपका प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम करना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि वेब बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और उसको ऐसे ग्राफिकली बना के फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको बनाओ और आपने मुझे, ओके, अब आप इसको पढ़ो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।